हेलो, नमस्कार। वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट, चलिए चलते हैं। तो 1952 में एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियोफेज को अपना सब्जेक्ट बनाया है काम करने का। बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस हैं जिनमें क्षमता होती है कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके। व्हेन अ बैक्टीरियोफेज T2 infects a virus E. coli, Escherichia coli, the viral genetic material gets attached to the bacterial genetic material and the bacteria then treats the viral genetic material as its own to synthesize more virus particle। तो ये बैक्टीरियोफेज बना रखा बैक्टीरिया जो, और ये बना रखी ई कोलाई की सेल जो ई कोलाई की सेल को इन्फेक्ट कर सके। ठीक, तो ये बैक्टीरियोफेज आके उसने इन्फेक्ट किया, अटैच हो गया किससे? बैक्टीरिया से। और उसने अपना जेनेटिक मटेरियल, वायरस आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल है, आइदर डीएनए और आरएनए, और उसके चारों तरफ प्रोटीन का कोट है। ये वायरस पार्टिकल होता, वायरस होता। तो वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंट्रोड्यूस करा देगा, अंदर भेज देगा किसके? बैक्टीरियल सेल के। तो यहाँ पे देखिए, पहले स्टेप में उसने दिखाया कि बैक्टीरिया आके अटैच हुआ, दूसरे स्टेप में उसने दिखाया कि इसने अपना ब्लैक वाला ये जेनेटिक मटेरियल अंदर इंसर्ट कर दिया। ये कैप्सिड, प्रोटीन का जो कोट है जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ, वो कैप्सिड है, खाली हो गया। उसके बाद ये बैक्टीरियल, ये वायरल जो जीनोम अंदर गया, वायरस का डीएनए और आरएनए जो भी है, वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो बैक्टीरिया समझेगा ये मेरा खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अब उसने सत्ता कब्जी ली, बाहर से जो आया था उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली और बैक्टीरियल सेल से वो काम कराने लगेगा जो ये वायरस चाहता है। मतलब वही ये पार्टिकल अपने खुद के पार्टिकल बनाने लगेगा, खुद का डीएनए और खुद का अपना प्रोटीन का कोड। तो इस तरह से वायरस इन्फेक्ट करता है किसी भी होस्ट सेल को। होस्ट सेल के साथ वो अटैच होता है और होस्ट सेल के अंदर अपना डीएनए और आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है भेजा, और उस जेनेटिक मटेरियल जाके होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ मर्ज हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और कोशिश करेगा कि बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है, जो सेल का संसाधन है, बायोसिंथेटिक मशीनरी है जिस मेज़बान के अंदर ये आया, उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपने मतलब का काम कराए कि अपना कैप्सिड बनवाए, अपना डीएनए बनवाए। ये होता है कार्यक्रम बैक्टीरियोफेज या वायरस के काम करने का तरीका। तो वायरस, बैक्टीरियोफेज वो वायरस हैं जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और बैक्टीरियल सेल के अंदर इनका डीएनए जाने के बाद बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच हुआ और बैक्टीरिया की सेल समझेगी अब ये मेरा खुद का डीएनए, उसका कहना मानेगी और वो अपना काम करवाने लगेगी, वायरस के पार्टिकल बनवाने लगेगी। ठीक, तो बैक्टीरिया, अब इसके बैक्टीरियल सेल पे उसने अपनी सत्ता कब्जा ली, बैक्टीरिया उसका काम कर रहा। ठीक है, चलिए आगे। हर्शी एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज अ प्रोटीन और डीएनए दैट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जब ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने? ग्रिफिथ ने 1928 में। उन्होंने ये तो बोला कि कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसको एस स्ट्रेन में बदल दिया। लेकिन क्या चीज़ है वो ये नहीं जानते थे। वो जेनेटिक मटेरियल, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन है कि डीएनए की क्या है, ये चीज़ वो नहीं जानते थे। तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला। हर्शी एंड चेज यही देखना चाहते थे कि वो चीज़ क्या है, एक्सपेरिमेंट की प्रूव करना चाहते थे कि प्रोटीन ट्रांसफ़र हुई है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, कि डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। दे लेबल्ड सम फेजेस विद द रेडियो एक्टिव सल्फर एंड अदर्स विद द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। उन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। लेबल का मतलब होता है जैसे आपकी नोटबुक है, कहीं कुछ खो ना जाए तो आप उस पर लेबल लगा देते हो। इसी तरह से अगर कोई भी मटेरियल है और अगर आप उस पर किसी तरह से रेडियो एक्टिविटी उसमें किसी तरह से इंड्यूस करा दें तो वो लेबल्ड कहलाएगा, कि लेबल लगा दिया आपने, पहचान सकें ताकि आप उसको।
दे लेबल सम फेजेस विद द रेडियो एक्टिव सल्फर। सल्फर 32 सल्फर को उसने सल्फर पे ग्रो कराया, सल्फर 35 पे, एंड द फास्फोरस विद रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और P31 की जगह P32 को इस्तेमाल किया। तो फास्फोरस कुछ बैक्टीरिया को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया, कुछ बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराया। अब बात सुनना बहुत ध्यान से। तो कुछ बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया और कुछ बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराया। तो उन बैक्टीरिया को जिनको इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया है, उन बैक्टीरिया में प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, क्योंकि सल्फर कुछ अमीनो एसिड्स, 2 अमीनो एसिड से खूब पूछा जाता है, सिस्टीन और मिथियोनिन। ये 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फर होता है। तो जब सल्फर पे ग्रो कराया मिथियोनिन, सल्फर पे जब ग्रो कराया है, सिस्टीन और मिथियोनिन अमीनो एसिड में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, और अमीनो एसिड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी जब सल्फर पे ग्रो कराएंगे। और फास्फोरस पे जब ग्रो कराया रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे, तो रेडियो एक्टिविटी किस में आएगी? अरे भैया, न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है ये। जब इससे नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से लगा न्यूक्लियोटाइड, और जब इससे लग गई फॉस्फेट, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड एक के पीछे एक जुड़ के क्या बनाते हैं? डीएनए। तो वो वाला बैक्टीरियोफेज जिसको कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराया है, उसके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। और वो वाला बैक्टीरियोफेज जिसको आप ग्रो करा रहे हैं किस पे? सल्फर पे। तो जिसको सल्फर पे, रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया, उसमें प्रोटीन में आ गई रेडियो एक्टिविटी। और जिसको सल्फर पे जिसको फास्फोरस पे ग्रो कराया रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे, ऐसे बैक्टीरियोफेज को उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस मीडियम दिया है, उसमें रेडियो एक्टिविटी किस में आ जाएगी? उसमें रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी डीएनए में। तो ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनको उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस मीडियम प्रोवाइड किया है, उनके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आ गई। और ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम प्रोवाइड करवाया है, उनके प्रोटीन के कोड में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। दिस रेडियो एक्टिव फेजेस वर यूज टू इन्फेक्ट इकोलाई। अब ये जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज है, इनको यूज़ किया गया कि इकोलाई को आप इन्फेक्ट कर लो। इकोलाई देन ब्लेंडेड एंड एजिटेटेड। अब इसके बाद हमने क्या किया? इकोलाई को ब्लेंडेड एंड एजिटेटेड, ब्लेंडर आप जानते हैं, हिलाया डुलाया खूब अच्छे से। जब उसको बैक्टीरियोफेज से करवा दिया इन्फेक्ट, तब हमने इकोलाई की सेल को अच्छे से हिला दिया, शेक कर दिया। एंड सेंट्रीफ्यूज टू रिमूव वायरल पार्टिकल। तो ये शब्द याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी की लाइन के हैं। आफ्टर ब्लेंडिंग एंड एजिटेटिंग, उनको हमने क्या कराया? सेंट्रीफ्यूज करवा दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया। ठीक है, आगे चलिए। द हैवियर बैक्टीरिया सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। तो कणों के रूप में अब आपने जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया है, तो हल्का जो चीज़ें हैं अलग हो गई, बैक्टीरियल सेल अलग हो गई, और वायरस का केवल बाहर क्या रह जाएगा? वायरस का बाहर रह गया था कैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल तो अंदर चला गया था। तो बैक्टीरियल सेल अलग हो गई, कैप्सिड अलग हो गया, और इसका जो डीएनए था वो इसमें जा चुका है। ठीक है, अब आपने इसको ब्लेंडिंग की, एजिटेटिंग करी, और खूब अच्छे से इसको शेक कर दिया और सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब आपने उसको सेटल होने दिया। तो बैक्टीरियल सेल तो हैवी हैं, अगर सेटल होगा तो बैक्टीरियल सेल तो नीचे नीचे आ गई, और सुपरनेटेंट ऊपर ऊपर तैरता क्या है? ये खाली कोट, वायरस कोट, वायरस के जो कोट है, प्रोटीन कोट है, वो हल्का, वो ऊपर तैर रहा है, और ये बैक्टीरियल सेल नीचे है। ठीक है, चलिए। तो ये अब आप करना है, आपने एजिटेट कर दिया, इसको सेंट्रीफ्यूग कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये हमारा लाइटर, ये वायरस के कोट हैं, लाइटर ऊपर ऊपर है, जबकि बैक्टीरियल सेल हैवी हैं, बैक्टीरियल सेल नीचे बैठ गई, बैक्टीरियल सेल नीचे बैठ गई। तो उन वालों में बैक्टीरिया सेल नीचे बैठ गई, उस वाले
केस में, जिस केस में हमने बैक्टीरिया को ऐसे वायरस से इन्फेक्ट करवाया है जो वायरस हमने फास्फोरस पे ग्लो कराया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे, उस वाले केस में हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल में पाई जाएगी। रेडियो एक्टिविटी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी मिली, किस केस में मिली? उस केस में मिली जिन बैक्टीरियोफेज को हमने मीडियम प्रोवाइड किया था रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला, उनमें रेडियो एक्टिविटी किस में मिली? बैक्टीरियल सेल में। और उस केस में जिधर रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, और उस केस में जिसमें कि सल्फ़र को रेडियो एक्टिव लेबल्ड हमने किया था, उस केस में आप देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ है? ऊपर सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी है, जबकि बैक्टीरियल सेल जो नीचे बैठे हुए हैं वो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बुक में पैराग्राफ में नहीं लिखी, लेकिन डायग्राम में नीचे देखिएगा, बहुत छोटी छोटी लिखी, और इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ वायरस से बैक्टीरिया में जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही, वो डीएनए है, क्योंकि वो वाले बैक्टीरियोफेज जिसको हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो कराया था, उसके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आ गई, लेकिन वायरस ने अपना डीएनए तो दे दिया बैक्टीरिया को, और जब आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के उसको सेटल होने दिया मतलब चीज़ें स्थापित हो जाए, अपनी जगह ले लें, तो बैक्टीरिया नीचे बैठ गया भारी होने की वजह से। ये जो कैप्सिड के खोल थे वो ऊपर तैर रहे, तो ऊपर सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। क्वेश्चन यही आता है आपसे कि किस केस में आपको रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिलेगी और किस केस में रेडियो एक्टिविटी सेटल डाउन हो गए पैलेट्स में मिलेगी। पैलेट्स जो बना रहे हैं बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा इन विच केस द रेडियो एक्टिविटी इज प्रेजेंट और रेडियो एक्टिविटी विल बी प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी, इन दैट केस द बैक्टीरियल सेल विच वर इन्फेक्टेड बाय द viruses which were grown on the radioactive sulfur, because sulfur is the content of methionine and cysteine amino acids, and amino acids by means of forming the peptide bonds forms the polypeptide chain। बोल रहा है कि जिस केसेस में, उस केस में जिसमें हमने वायरस को ग्रो कराया है रेडियो एक्टिव सल्फर पे, उस केस में हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी वायरस के कोट में आई है। वायरस का कोट प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन बनने में यूज़ होंगे सिस्टीन मिथ्योनिन, डिफरेंट अमीनो एसिड, उसमें सिस्टीन मिथ्योनिन भी, और सिस्टीन मिथ्योनिन में सल्फर होता है। तो रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन के कोट में बाहर रह जाएगी, सुपरनेटेंट में रह जाएगी, बैक्टीरियल सेल में नहीं जाएगी। जबकि वो बैक्टीरियल सेल जिनको कि हमने ऐसे वायरस से इन्फेक्ट कराया, जिनको हमने ग्रो कराया रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे, फास्फोरस इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए, फास्फोरस डीएनए का घटक है। तो उसमें वायरस के डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आ गई, और वायरस का डीएनए ट्रांसफ़र हो गया बैक्टीरियल सेल में, तो बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी आ गई। आपने जब बैक्टीरियल सेल को सेटल होने दिया, वो जाके नीचे सेटल्ड हो गया, तो नीचे आपको यहाँ पे जो बना है, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मिली है। उस केस में उन बैक्टीरियल सेल को के केस में जिन बैक्टीरियल सेल को आपने इन्फेक्ट कराया था रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे मीडियम को प्रोवाइड किया था जब आपने वायरस को, तो इससे क्या बात साबित हुई? हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि वो मटेरियल डीएनए है जो वायरस से जा रहा है बैक्टीरिया में। अगर प्रोटीन जा रहा होता, प्रोटीन डीएनए हो, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, तो प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी पाई जाती। रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में पाई जाती, प्रोटीन में तो पाई नहीं गई, ये तो सुपरनेटेंट बना रहा। रेडियो एक्टिविटी किस में पाई गई? उस वाले बैक्टीरिया में पाई गई जो कि ऐसे उससे इन्फेक्ट किया गया था बैक्टीरियोफेज से, जिसको कि हमने कल्चर मतलब ऐसा मीडियम प्रोवाइड किया था जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। ठीक है, तो ये बात है। इंस्टेंट रेडियो एक्टिविटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द सुपरनेटेंट विच वॉज फाउंड टू कंटेन ओनली एम्प्टी पेजेस। ये वाली जो लाइनें हैं बहुत ध्यान से फिर से समझिए। बोथ द सुपरनेटेंट एंड पैलेट पर एनालाइज, जो नीचे बैठ गया पैलेट और जो ऊपर तैर था सुपरनेटेंट ऊपर तैर था, उन दोनों को एनालिसिस किया और ये पाया गया दैट फेज विच लेबल्ड विद प्रोटीन
ऐसे बैक्टीरियोफेज जिसमें रेडियो एक्टिविटी हमने प्रोटीन में इंट्रोड्यूस करी है, डिड नॉट मेक द बैक्टीरिया लेबल्ड, उसमें बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्योंकि प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर प्रोटीन ट्रांसफ़र होता तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी आ जाती। तब तक तो नहीं ना पता था कि प्रोटीन ट्रांसफ़र हो रहा है कि बैक्टीरिया। तो प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी और प्रोटीन के कैप्सिड यहाँ बाहर खोल है उसमें पाए गए कि कैप्सिड है, और कैप्सिड में रेडियो एक्टिविटी। वेयर एज रेडियो एक्टिविटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द सुपरनेटेंट विच वॉज फाउंड टू कंटेन ओनली एम्प्टी फेजेस। इसलिए ऐसा समझ में आया कि भाई रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में पाई गई है, जो कि खाली जो जिनके पास डब्बे हैं, खोल है किसके, फेजेस के। तो जो बैक्टीरिया सेल नीचे बैठ गई लेके कुछ जिनमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई, इसलिए पाई गई क्योंकि उनमें डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, और डीएनए का कंटेंट है रेडियो फास्फोरस। फास्फोरस को आपने रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया था। तो ऐसे बैक्टीरियोफेज जिसको आपने रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रोवाइड किया है, उनके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आ गई, और वो डीएनए बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल यहाँ नीचे बैठे हैं। तो इस वाले केस में नीचे बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी थी, ऊपर जो फेजेस थे उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हर्शी एंड चेज ने चीज़ साबित कर दी कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए है। तो ये आपको एक तरह से एक्सपेरिमेंट का फिर से दिखाया गया। भाई ये देखिए, इस वाले केस में वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया T2 फेज विथ रेडियो एक्टिव डीएनए। ये रेड कलर जो है, रेड कलर यहाँ पे इसमें घोतक है, इस रेड कलर इज इंडिकेटिव ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो डीएनए उसका देखिए अंदर जा रहा, बैक्टीरियल सेल में डीएनए अंदर आ गया तो रेडियो एक्टिविटी सेल में आ गई, लेकिन कैप्सिड जो बाहर है उसमें रेड कलर नहीं, रेड कलर से वो दिखा रहा है रेडियो एक्टिविटी। और जब आप इसको सेटल कर दोगे, ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर सुपरनेटेंट जो ऊपर तैर रहा है, लाइन के नीचे जो चीज़ नीचे सेटल हो गई, तो बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी आ गई क्योंकि डीएनए जा रहा और डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल था। दूसरे वाले केस में देखिए, ये चीज़ लाली से क्या दिखा रहा, प्रोटीन का कोट। प्रोटीन का कोट तो अंदर जा नहीं रहा, अंदर जा रहा डीएनए। तो डीएनए यहाँ गया, डीएनए रेडियो एक्टिविटी नहीं लाया इस बार, क्योंकि ये फास्फोरस पे ग्रो कराया रेडियो एक्टिव। ये चीज़ आपने ग्रो कराई है रेडियो एक्टिव सल्फर पे। सल्फर इज़ द पार्ट ऑफ सम अमीनो एसिड सच एज मिथीन एंड सिस्टीन एंड मिथ्योनिन एंड अमीनो एसिड्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो बाहर रेडियो एक्टिविटी रह गई, उसके कैप्सिड में, बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो सल्फ़र प्रोटीन का पार्ट है। अगर रेडियो एक्टिव सल्फ़र आप प्रोवाइड कर रहे हैं वायरस को, तो प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आएगी। और फास्फोरस पार्ट है डीएनए का। फास्फोरस अगर रेडियो एक्टिव पे ग्रो करा रहे हैं तो डीएनए में रेडियो एक्टिविटी आएगी, और डीएनए चला जाएगा बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। क्लियर है? तो रेड डिनोट्स रेडियो एक्टिविटी, रेड कलर को हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के तौर पे दिखाया है। इस एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो गया कि वो मटेरियल डीएनए है जो ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बैक्टीरिया विद रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव वाइल दोज विद रेडियोएक्टिव प्रोटीन लॉस देयर रेडियोएक्टिविटी। बिल्कुल ये क्लियर हो गई बात। दिस शोड दैट इट इज़ द डीएनए, इससे बात साबित होती कि वो डीएनए है दैट एंटर्स द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में एंटर होता है फ्रॉम वायरसेस, एंड नॉट द प्रोटीन, और प्रोटीन नहीं होता। हैंस इट वॉज कंक्लूडेड दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। और इस बात को 1952 में बिल्कुल सिक्का बंद मोहर की सहायता से साबित कर दिया गया कि वो मटेरियल डीएनए है। द प्रोजेनी ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज वॉज अगेन टेस्टेड फॉर रेडियो एक्टिविटी। अब इनके जो आगे पार्टिकल्स बने, जो उनकी अगली जनरेशन बनी, उसमें फिर से रेडियो एक्टिविटी चेक करी गई। रेडियो एक्टिविटी वॉज एब्सेंट इन द वायरस डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स हैविंग लेबल प्रोटीन। उन वायरसेस में जिनमें रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में थी, अगली प्रोजेनी में रेडियो एक्टिविटी नहीं गई। whereas the viruses derived from the parents which have radioactive DNA, जो प्रोवाइड किए गए थे रेडियो एक्टिव फास्फोरस से, उस केस में आगे अगली जनरेशन में आप देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी चली जाएगी। ये हुआ आपका हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अब छोटा सा एक टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्या खासियत होनी चाहिए, इसकी बात करें। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, अपनी रेप्लिका बना सके, अपनी कॉपी बना सके। शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, और रासायनिक रूप से और संरचनात्मक रूप से उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अपनी को, अपने साज सज्जा को संभाल के रख सके, स्टेबल हो केमिकली भी स्ट्रक्चरली भी।
इट शुड हैव स्कोप फॉर चेंजेस दैट आर इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। म्यूटेशन के चांसेस हो, म्यूटेशन हो सके। अगर म्यूटेशन नहीं होगा, नए एलील नहीं बनेंगे, नए एलील नहीं बनेंगे, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इवोल्यूशन के लिए स्कोप होना चाहिए। म्यूटेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ इवोल्यूशन। इट शुड फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और इसको मेंडेलियन ने जो सिद्धांत बताए हैं इनहेरिटेंस के, इसको उसका पालन करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए हैज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए हैज़ राइबोज। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर पेंटोज शुगर के टाइप हैं। अगर तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे OH ग्रुप है तो ये ये राइबोज शुगर है। और अगर इसका OH ग्रुप की जगह H हो जाए, अगर ये हो जाए OH ग्रुप की जगह यहाँ पे सेकंड कार्बन पे H और H हो, तो ये हो जाएगी डीऑक्सीराइबोज। और अगर इस तरह से है OH है तो ये है राइबोज, और अगर O निकल गया तो ये हो जाएगी डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में पेंटोज शुगर टाइप कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में राइबोज है। 5 मिथाइल यूरेसिल इज प्रेजेंट। तो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन ग्वानिन, पाइरिडीन्स में साइटोसिन थाइमिन। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, यूरेसिल। मोस्टली डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। मोर देन 99% ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनमें आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। आरएनए एक्ट एज मैसेंजर एंड एडाप्टर। ज़्यादातर केस में आरएनए मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, दूत है, और एडाप्टर मॉलिक्यूल ट्रांसफर आरएनए की तरह काम करता है। इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। डीएनए इज स्टेबल। डीएनए स्टेबल है। प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप, हम लोगों ने बोला, अभी बनाया था कि इस वाले केस में दूसरे नंबर के कार्बन पे HOH है डीऑक्सीराइबोज में। तो राइबोज शुगर में, सॉरी, राइबोज शुगर में दूसरे नंबर के कार्बन पे फिर से बना देता हूँ मैं। ये राइबोज शुगर, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा, और ये CH2OH पांचवा कार्बन। पेंटोज शुगर का टाइप राइबोज। राइबोज शुगर में यहाँ पे दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप है। प्रेजेंस ऑफ 2-OH ग्रुप, मतलब सेकंड प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप है एट एवरी न्यूक्लियोटाइड मेक्स आरएनए लायबल एंड ईजिली बायोडिग्रेडेबल। जिससे ये स्टेबल उतना नहीं रह जाएगा जितना स्टेबल डीएनए है, ये इसका बायोडिग्रेडेशन हो सकता है। केमिकली लेस रिएक्टिव, म्यूटेट स्लोली। लेस रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, और म्यूटेशन इसमें बहुत स्लो रेट पे होता है। ये म्यूटेशन इसमें बहुत फास्ट होता है। डीएनए रिक्वायर्स आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए को ज़रूरत है आरएनए की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर प्रोटीन। आरएनए को ज़रूरत नहीं है। डीएनए से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डीएनए से बना आरएनए, और आरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन। तो ये थोड़े से डिफरेंस डीएनए और आरएनए के बीच में। वाई डीएनए इज़ मोर स्टेबल। डीएनए मोर स्टेबल क्यों है? एक तो अभी हम लोगों ने बात करी कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर मिल रही है और यहाँ पे HH है सेकंड कार्बन पे, वेयर एस राइबोज शुगर में HOH, HOH, OHH, CH2OH, सेकंड कार्बन पे राइबोज शुगर के केस में OH। तो इस वजह से ये कम स्टेबल है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप है HOH। ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी कम है, हाईली रिएक्टिव है। साथ के साथ प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। डीएनए में थाइमिन मिल रहा है, आरएनए में यूरेसिल मिलता है। तो थाइमिन का मिलना, थाइमिन प्रेजेंस होने की वजह से डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। आरएनए बीइंग अ बायोकैटालिस्ट इज मोर रिएक्टिव। आरएनए बायोकैटालिस्ट की तरह काम करता है, आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड विच रेजिस्ट द चेंजेस फॉर रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, और डबल स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होता है, और ये चेंज को मना करता है। हमें चेंज नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हैं जैसे। डीएनए रेप्लिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मशीनरी एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व। ये डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। आइए, द बैक्टीरिया ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग सल्फर 35 एज अ सोल सोर्स ऑफ सल्फर
शो इन इट इनकॉर्पोरेशन इनटू सल्फर, जिसको रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया। रेडियो एक्टिविटी किस में गई? सल्फर इज द पार्ट ऑफ सिस्टीन मिथ्योनिन एंड दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में गई। आंसर प्रोटीन। ठीक, चलिए आगे। द अनइक्विवोकल, बगैर किसी शक को शुबा के, अनइक्विवोकल बगैर किसी शक को शुबा के, ये चीज़ किसने साबित कर दी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। किस पे स्टडी पे ये बात साबित हुई? बैक्टीरियल वायरसेस की स्टडी पे। बैक्टीरियल वायरसेस को स्टडी किया तो ये बात साबित हुई बैक्टीरियोफेज के स्टडी करने से। तो बैक्टीरियोफेज की सहायता से ये बात एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज में 1952 में ये बात साबित कर दी कि डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है। इन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट what finding led to the conclusion that DNA is the genetic material. The presence of radioactivity in the bacteria where सल्फर 35 इज यूज, सल्फर 35 यूज़ किया था तो रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में रह गई थी, ट्रांसफर नहीं हुई थी। द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट वेयर सल्फर 35 इज यूज, सल्फर 35 सुपरनेटेंट में आ गई थी रेडियो एक्टिविटी। द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया व्हेन फास्फोरस 32, ये तो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में चली गई, उस बैक्टीरिया में जब फास्फोरस 32 को यूज़ किया। फास्फोरस 32 से वायरस के डीएनए में आई और वायरस के डीएनए से बैक्टीरिया में चली गई। तीसरे वाला आपका आंसर ठीक है। इससे ये बात साबित हो गई कि डीएनए ये देखिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, इससे बात साबित हो गई डीएनए ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे आके मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगले लेक्चर में आपसे रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन वगैरह की मैं बात करूँगा। रेप्लिकेशन की बात कर लेंगे, ट्रांसलेशन की बात कर लेंगे, लैक ओपेरॉन की बात करनी, आरएनए वर्ल्ड की भी बात करनी। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बनाए रखिए पेस। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय।